राष्ट्रपति चुनाव यूं तो कोई बहुत बड़ा राजनीतिक तौर पर सेंसेशन का इवेंट नहीं होता। एक सामान्य प्रक्रिया के तहत चुनाव हो जाता है इस सेरेमोनियल पोस्ट के लिए। एक तो अपवाद आए भारत के अब तक के राष्ट्रपति चुनाव के इतिहास में सिर्फ, अन्यथा बिना किसी उत्तेजना के, बिना किसी ज्यादा हो हल्ला के चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होते रहे। क्योंकि विशुद्ध अंकगणित का खेल है, अंकगणित भी सबको पहले से पता रहता है, तो उसमें कुछ ऐसा नहीं होता जिसमें सस्पेंस जैसी कोई चीज इन्वॉल्व हो। लेकिन इस बार जो राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, वो लग रहा है कि उसमें राष्ट्रपति का चुनाव तो दूसरे पायदान पर आ गया। पहले पायदान पर स्थिति ये हो गई कि भारत के राजनीतिक जंगल में अगर मैं एक रूपक तैयार करने की कोशिश करूं तो लगता है कि भारत के राजनीतिक जंगल में विपक्ष अपने आत्मरक्षा के लिए जूझ रहा है और भाजपा उसके ऊपर आक्रमण के लिए यत्र तत्र से प्रयास कर रही है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? आप महाराष्ट्र का ताजा उदाहरण देखिए। उद्धव ठाकरे की सरकार गए अभी ज्यादा दिन नहीं हुए और आज उद्धव ठाकरे को ये निर्णय करना पड़ा विवशता में कि उनकी पार्टी राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को सपोर्ट करेगी। ये देखिए, जो मैंने कहा था ना कि राजनीति के जंगल में भाजपा चीते की तरह और विपक्ष हिरन की तरह, ऐसी कुछ परिस्थितियां बन रही हैं क्या? झारखंड में देखिए हेमंत सोरेन, उत्तर प्रदेश में देखिए ओम प्रकाश राजभर, शिवपाल सिंह यादव, रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया, बहुजन समाज पार्टी, सब द्रौपदी मुर्मू जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं। दीवारें टूट गई विपक्ष की मकान की। क्या दरवाजा भी उखड़ जाएगा? चिंता है इस बात की विपक्ष को। तमिलनाडु में देखिए क्या हो रहा है। जयललिता की पार्टी अन्ना द्रमुक में लठ चल रहा है, लठ, साक्षात लठ चल रहा है। उसमें एक को तो भाजपा की शरण में आना ही है, भाजपा शरणम गच्छामि, एक को तो करना ही है, एक फ्रैक्शन को। गोवा की स्थिति देखिए, कांग्रेस के पास 11 विधायक, उसमें 10 भाजपा की शरण में जाने को उद्यत, ऐसा कहा जा रहा है। बचेगा क्या? एक विधायक। कर्नाटक में भी परिस्थितियां अच्छी नहीं विपक्ष के लिए। ये कैसी परिस्थिति है? क्या भारतीय जनता पार्टी और खासतौर पर उसके रणनीतिकार इस दिशा में अब काम कर रहे हैं कि राष्ट्रपति चुनाव के अवसर का इस्तेमाल विपक्ष, लगभग विपक्ष मुक्त राजनीतिक पथ भारत में बन जाए? ये बड़ा सवाल है और गंभीर सवाल है। इसको यूं ही दूर की कौड़ी कह के टाला नहीं जा सकता। आप देखिए पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और उड़ीसा में नवीन बाबू, इनको छोड़कर कहां कोई मजबूती से खड़ा दिख रहा है आपको? आम आदमी पार्टी यशवंत सिन्हा के पर्चा भरने वाले दिन यशवंत सिन्हा के साथ नहीं खड़ी हो पाई। वो विपक्ष के उम्मीदवार थे। लगता है विपक्ष
के उम्मीदवार के तौर पर यशवंत सिन्हा जी भी सोच रहे होंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बुरे फंस गए। एक और सवाल उठ रहा है राजनीतिक गलियारों में, विपक्ष ने अपना उम्मीदवार उतारकर क्या अपने लिए संकट आमंत्रित किया? जो दीवारों में जो दरारें थी वो ढकी थी, आपने उम्मीदवार उतारा तो दीवारों की दरारें और चौड़ी हो गई। चाहे उत्तर प्रदेश ले लीजिए, चाहे महाराष्ट्र ले लीजिए, दुर्दशा पर दुर्दशा। अगर आप नहीं उतारते उम्मीदवार तो शायद ऐसी दुर्दशा होने में अभी समय लगता, तत्काल नहीं होती। उद्धव के लिए ऐसी कोई परिस्थिति, उद्धव ठाकरे के लिए अभी तत्काल तो नहीं बनती, तो कम से कम कुछ समय इज्जत ढकी रहती, समाजवादी पार्टी की इज्जत ढकी रहती उत्तर प्रदेश में कुछ समय। के.वाई. शिवपाल जी भी साथ हैं और ओम प्रकाश राजभर भाई भी साथ हैं, सब लोग, मां बहन जी की भी इज्जत ढकी रहती। बड़ा प्रश्न है, क्या गलत दांव खेल दिया, या भाजपा ने अश्वमेध का घोड़ा छोड़ा है और भाजपा चाहती है कि सारा जग हम जीत लें? हिंदुस्तान में नान्यः के एको अहम द्वितीयो नास्ति की परिस्थिति पैदा हो जाए, ये बड़ा सवाल है। राष्ट्रपति चुनाव तो छोटी चीज हो गई, अब उससे कहीं ज्यादा बड़ा मसला ये हो गया क्योंकि अभी क्रॉस वोटिंग आप छोड़ भी दें, अभी तक जितने भी पार्टियों का घोषित स्टैंड जो है राष्ट्रपति चुनाव को लेकर, उसको ही अगर हम लोग उसके गणित को समझने की कोशिश करें तो लगभग 61% वोट द्रौपदी मुर्मू के पास हैं अभी, एज ऑफ नाउ। तो उसमें तो सारी रहस्य और रोमांच खत्म हो गया। अब समझना यह है कि घर दीवार दरवाजा बचेगा कि नहीं बचेगा विपक्षी दलों का, क्योंकि मौसम भी बाढ़ का है, जहां देखो वहां सब कुछ बहा जा रहा है। राजनीति में भी बाढ़ की स्थिति है, फलक पड़ा है। उत्तर प्रदेश में आपकी स्थिति नगण्य है, लेकिन देश में अभी भी एक पुराने जमींदार वाला मामला तो है ही कि भाई ठीक है, अग्गी बग्गी सब बिक गई, फिर भी जो आएगा वो कहेगा तो जमींदार साहब का नमस्ते, तो ठीक है। कांग्रेस की वो स्थिति तो है ही। मैं समझना चाह रहा हूं, क्या विपक्ष को अब ये लग रहा है, ये तो नहीं लग रहा कि गलत अपना कैंडिडेट उतार दिया, शक्ति परीक्षण में जाना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि जो परिस्थिति बन रही है पूरा सूबा साफ हो जा रहा है। आंध्र प्रदेश में सत्ता वाले भी विपक्ष वाले भी सब कह रहे कि जी मोदी जी जिंदाबाद, महाराष्ट्र में उद्धव जी भी वही कह रहे, एकनाथ भी वही कह रहे, उत्तर प्रदेश में देख लीजिए क्या स्थिति है, भगदड़ मची है। भाजपा के लोग दावा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जब वोट गिना जाए तो आप देख लीजिएगा क्या स्थिति बनेगी, कोई दल बचेगा नहीं साबुत जिसमें क्रॉस वोटिंग ना हो। क्या स्थिति है, विपक्ष मुक्त भारत हो रहा है क्या? ये राजनीति है। जिनके अंदर साहस की कमी हो, जिनके अंदर भय हो, उनको राजनीति छोड़ देनी चाहिए। ग्रोसरी की दुकान करना भी कोई बुरी बात है क्या? जिनको डर लगता हो कि पुलिस पकड़ लेगी, इनकम टैक्स वाला मारेगा, ईडी वाला पकड़ ले जाएगा, जिनके कर्म ऐसे हो, उन लोगों को राजनीति छोड़ देनी चाहिए। इंदिरा गांधी के समय राजनीति हुई इस देश में, तब तो वो नाखून खींचे जा रहे थे। क्या देश ने राजनीति बंद कर दी थी? जयप्रकाश नारायण कहीं छुप गए थे क्या? चरण सिंह छुप गए थे? वाजपेयी, अडवाणी छुप गए थे क्या? मुलायम सिंह यादव, सब लोग जेल रहे ना। क्या मतलब है भाई? डरने वाले लोग राजनीति में कभी स्वीकार्य नहीं हो सकते, न कभी आगे जा सकते हैं। कुछ ऐसी स्थिति आ रही है कि भाई एको अहम द्वितीयो नास्ति। हालांकि उसमें विपक्ष की कमजोरियां ज्यादा हैं, क्योंकि आप जीतने की मंशा रखते हैं, ये
अलग अलग बात है, लेकिन जीत आप तभी पाएंगे जब प्रतिस्पर्धी प्रतिद्वंदी कमजोर होगा आपसे। तो ये ठीक है, विपक्ष चूंकि इस समय सबसे ज्यादा तेजहीन अवस्था में है भारत के अब तक के इतिहास में, इसलिए हम देख रहे हैं कि जहां जहां राउटी लगी है, तंबू कनात कुटिया बनी है, वो सब ध्वस्त करते जा रहे हैं। आप भाई, प्रत्याशी का मसला तो गौण हो गया। मान लीजिए मुर्मू जी जीत गई, ठीक, बात खत्म हुई, उसमें कौन सा रहस्य रोमांच है? मैं तो ये कह रहा हूं कि भैया कहीं दूसरी पार्टी कोई झंडा छोड़ोगे कि नहीं? आप जनता से भी चुनाव जीतने की कला जानते हैं। एक ये है सहज बात, परंपरागत बात। अब गैर परंपरागत क्वालिटी क्या है? वो ये कि जनता के मैंडेट के बाद भी आप वो कौतुक जानते हैं कि विधानसभा की, किसी भी विधानसभा की गणितीय संरचना आप पलट सकते हैं बिना चुनाव। ये जादू है, ये जादू है हरीश भाई। वो तो चुनाव के जरिए तो जादू, हम जादू थोड़े ना, वो तो प्रक्रिया है। लेकिन वो जादू क्या, अच्छा ठीक है हो जाने दो चुनाव, हम 6 महीने बाद फिर कर देंगे दूसरी व्यवस्था। तो ये जो होता ना, जैसे बाबा मिलते हैं, बाबा कहते हैं होम बोल छो मंतर है, एक माला आ जाती है, नारियल आ जाता है, बोले ले बच्चा। वो जो जादू है राजनीति का, वो महत्वपूर्ण है। कहीं टूट है, कहीं फूट है, कहीं बाढ़ है, कहीं बहे जा रहे हैं। चंद्रबाबू कह रहे हम भी इसी नाव पर बैठेंगे, जगन रेड्डी कह रहे हम भी इसी नाव पर बैठेंगे, ओम प्रकाश राजभर जी कह रहे भैया हम भी आ रहे हैं। अब साइकिल में कुछ बचा नहीं। चाचा कह रहे कि नहीं, हम तो पहले मुर्मू जी से मिले तो हम समझ गए कि वोट इन्हीं को देना है। पूरे देश भर की परिस्थिति देखिए, उद्धव ठाकरे की सरकार गए अभी 15 दिन नहीं बीते और आज उनको कहना पड़ा कि शिवसेना एनडीए के कैंडिडेट का सपोर्ट करेगी। कैसी स्थिति बन रही है? लग रहा है विपक्ष कहीं खड़ा ही नहीं रह पा रहा, पानी के दबाव में बहते ही जा रहा है। कितनी अच्छी बात कही यशवंत बाबू ने कि रबर स्टैंप नहीं, और रबर स्टैंप लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, राम नाईक राज्यपाल थे। अब राम नाईक को लठ लेके तो आए नहीं मुख्यमंत्री निवास के, निकलो बाहर कहाँ हो। उनने चिट्ठी लिखी 2-4, तो रामगोपाल यादव ने बयान दिया कि राज्यपाल सुधर जाएं, नहीं तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उनका निकलना बाहर मुश्किल कर देंगे सड़क पर। लियो जी कर लो बात, कर लो बात। अब बता रहे राष्ट्रपति रबर स्टैंप नहीं चाहिए। छोड़ो यार, कहां चक्कर में पड़े हो, इन सब चक्करों मत पड़ो। आप इसमें से हम तो ज्यादा जान रहे हैं। जिंदगी भर कलेक्टरी किए, आईएएस रहे, चंद्रशेखर का बरदस्त मिल गया तो नेता हो गए। अब हमको बता रहे हो कामयाब मंत्री भी थे वो। कामयाब तो कहीं से नहीं थे। किसने कह दिया आप तो कामयाब थे? ना, वाजपेयी जी के कैबिनेट में जितने लोग थे सब कामयाब थे। नहीं, अब आप ये इलॉजिकल बात मेरे साथ नहीं करो, ठीक? ये आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, वहां करो दोस्त। इस पर कभी हम लोग चर्चा कर लेंगे यशवंत सिन्हा कितने काबिल मंत्री थे। इस देश में जो पेंशन की व्यवस्था थी, उसका जो तिरोधान हुआ, अपहरण हुआ, वो यशवंत सिन्हा की देन थी। और वो तब जब रिटायरमेंट लिए, जब अपनी पेंशन बन गई आईएएस वाली। ऐसे लोग हैं, ध्यान दे रहे हैं, देवरा बाबा बन रहे हैं। अब ये मत समझाइए भाई ना। ठीक है, अच्छे अधिकारी है अपना, ठीक है, बुद्धिमान है, पत्ते चलना जानते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा भी मत बता दीजिए कि आचार्य नरेंद्र देव है ना जी ना। मैं पहले से जानता था कि कौ रहीम कैसे निभे बेर केर को संग, बेडोलत रस आपने उनके फाटा तंग। में जानता था ओम प्रकाश राजभर का सरकार आ गई तो चल जाएगा, सरकार नहीं आएगी तो चलेगा नहीं। अगर हम अखबार में छप जाने के बाद खबर समझ पाते तो हम इतनी लंबी पत्रकारिता नहीं कर पाते, हमें पहले दिन निकाल दिया गया होता अखबार से। आप समझ रहे ना? अब हमको बता रहे हो, जब बयान जारी हो जाता तो खबर मेरे योग्य नहीं रहती, ठीक बात है। उसके बाद तो फिर वो दूसरे लोगों के योग्य काम आ जाती। मैं बयान से पहले ही बताता हूँ। जी 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 बिल्कुल। हाँ। मगर बयान तो आने के बाद फिर क्या करूंगा खबर का?
ओम प्रकाश भाई ने अभी एक टिप्पणी की थी बड़ी अच्छी, उन्होंने कहा भाई हम भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हम गली गली मोहल्ले मोहल्ले धूल फांक रहे, अब बोले अखिलेश यादव भी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो रसमलाई चाप रहे, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, रसमलाई बिल्कुल सही चाप कहा। रहे, ये उन्होंने सदवाक्य का उच्चारण किया था। बाकी सब प्रेम व्यवहार है, इसमें कोई समस्या नहीं, जी, जी, अच्छी जी, बात है। जी। मैं भविष्य की ओर देख रहा हूं तो मुझे लगता है कि या तो पेड़ ही उखड़ जा रहे हैं क्या, या वही पेड़ खड़े रह पा रहे हैं, एक दो अपवाद छोड़ दीजिए, जिनसे कोई सहमति बन जाए क्या कि भाई तुम्हारे पेड़ में ऐसे ही फल फूल आएंगे तो चलो ठीक है तुम बने रहो। अन्यथा तो मुझे एक ही रंग का सारा वायुमंडल दिख रहा है भारत की राजनीति का। दो बात मैं कह दूं राष्ट्रपति के संदर्भ में, फखरुद्दीन अली अहमद जैसा राष्ट्रपति हो क्या, तो रात में 1:30 बजे भी दस्तखत करा लो चाहे जहां, ठीक, अगर फखरुद्दीन है रात में 1:30 बजे चाहे जहां दस्तखत करा लो, नींद में होश ही नहीं क्या, बोले मोहर भी लगा दो, बोले ठीक है खुद ही लगा लो, लाओ हम चिड़िया बना दें, ठीक। और संबंध खराब हो जाए और ज्ञानी जेल सिंह का दिमाग घूम जाए क्या, तो सरकार हुक पे टंग गई थी, राजीव गांधी की सरकार हुक पे टंग गई थी। ज्ञानी जेल सिंह ने एक सेकंड, ज्ञानी जेल सिंह ने लकीर खींच दी थी राजीव गांधी को बुला के, सारे विधेयक रोक दिए थे और कहा था ये के तिवारी नाम का आदमी अगर 3 घंटे के अंदर मंत्रिमंडल से नहीं हटा तो तुम्हारी सरकार बर्खास्त कर दूंगा। बोले भारत में पहली बार ये काम मैं ही करूंगा। कांग्रेस पता नहीं इतनी संतोषी पार्टी हो गई है, इतनी संतोषी पार्टी मैंने राजनीति में कोई देखी नहीं जितनी इन दिनों कांग्रेस हो गई है। वो बोले ये गांव लूट गया, बोले ठीक है भैया लूट जान दो, बोले वो मकान भी टूट गया, टूट जान दो, जाय भी दिराखेरम ताई भी रही है? बोले बैलगाड़ी भी लूट गई, बोले ठीक है अब लूट जान दो, पैदल चल लेंगे। ये संतोष राजनीति में शोभा नहीं देता, अध्यात्म में देता है। बसपा में मायावती जी, समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव जी, भाजपा में नरेंद्र मोदी जी, कांग्रेस में सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, बाकी सब में एक एक, कांग्रेस में 3 का मामला चलता है, 3 है, 3 वो सुभापा में ओम प्रकाश राजभर क्या, राष्ट्रीय लोकदल में जयंत चौधरी के खिलाफ बोलोगे तो निकाल कान पकड़ के बाहर कर देंगे, ठीक। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है, दिल को बहलाने के लिए गाली भी ख्याल अच्छा है, इसलिए इस पर चर्चा नहीं करो, सबके कपड़े उतर जाएंगे, क्या चक्कर करोगे, सबको पार्टियों में रहना है यार, है। मैं तो बोल के निकल जाऊंगा, मेरा क्या बिगड़ेगा, आप लोगों के लिए मुसीबत पैदा कर देगी पार्टी, इसलिए ऐसा नहीं कहो, ठीक है। कहां लोकतंत्र, कौन सोनिया गांधी सवाल करके जिंदा रह सकता है? हाँ जी ना, भगवान का नाम लो भाई। समाजवादी पार्टी कह रही है कि जो दुखी संप्रदाय है भाजपा का वो क्रांति करेगा और यशवंत सिन्हा के नाम की लॉटरी खुल सकती एक। हालांकि ये भी ठीक है, विपक्षी दल इस बात से कई बार उम्मीद से हो चुके हैं इन 6-7 सालों में कि अब अगले उसमें असंतुष्ट लोग खेल कर देंगे भाजपा में, लेकिन देखते हैं परिणाम आता तो मोदी थोड़ा और मजबूत हो जाते हैं। मुझे लगता है आशावादिता ठीक है, लेकिन दुर्धर्ष किस्म की आशावादिता दुर्घटना कराती है, वो ठीक नहीं, वो ठीक नहीं। मेरी समझ ये कहती है अब विपक्ष को इस बात की लड़ाई लड़नी होगी, पेशबंदी करनी होगी कि जो गए सो गए, जितने बचे उतने नंबर में ठीक निकलें। मेरी पत्रकारीय बुद्धि कहती है, समझ कहती है, द्रौपदी मुर्मू का जब परिणाम आएगा राष्ट्रपति चुनाव का, तब हम आपसे बैठ के यह व्याख्या कर रहे होंगे कि किस दल से कितनी भगदड़ मची विपक्ष के खेमे से। ये मसला है, देखो यही सियासत का गुण है।
यही सियासत का असली गुण है, नेत्राम की कचौड़ी दबाए रहो और अपना गीत गाए रहो। नहीं, कचौड़ी और जलेबी हर जगह जलेबी, दिखानी हाँ, चाहिए। वही अमिताभ कह रहा हूं। जी, हर जगह दिखानी चाहिए। यही गुण है दोस्त सियासत का। बताइए मुर्मू जी क्या है, डिनर खाया है उनके सम्मान में सब है, और बता रहे अभी विचार कर रहे हैं हम। हमको मालूम है कितना विचार गंभीर होता है, विचार की बैठकों में क्या होता है। सब तो अपने को दूसरी दुनिया के आए हैं, ना हम दूसरी दुनिया के, ना ओम प्रकाश जी दूसरी दुनिया के, ना अखिलेश जी, ना योगी जी। अरे आपके बहुत करीबी तो है हमारे सबको नेता पता जी। है सब क्या कितना कहाँ विचार हो रहा है। कोई गणित का सवाल थोड़ी नहीं जिसको हल करने दिमाग लगे। पहले माइंड मेकअप रहता है कि भाई क्या करना। गोवा में 11 में 10 भागने की को तैयार, वो भागे उससे पहले राहुल जी चले गए विदेश। बताओ गजबे कर रहे हो नहीं। कहीं आई गोवा में जाके डेरा डालते, यहां भी क्या कर रहे थे, वहीं जाते, वही मजमा लगाते, देख खड़े होते कम से कम समुद्र के बीचों बीच, तो विधायकों को लाज शर्म आती कि भाई राहुल गांधी हैं यहां। वो कतर एयरवेज कौन बता रहा है एयरलाइंस में चले गए अंधेरे 3 बजे। सोनिया जी तो नहीं जाएंगी ना, अब उनकी तबीयत तो स्वास्थ्य उस ढंग का नहीं है ना मित्र। जब लड़के बड़े हो जाते हैं तो अब आप ये अपेक्षा करते हो, बोलो काका बाहर लेटे तो हैं खाट में। अरे काका खाट पे लेटे हैं, काका क्या करेंगे। लड़का बड़ा हो जाता है तो लड़के को जिम्मेदारी दी जाती है। कोई पूछ रहा है सचिव, महासचिव, प्रभारी, भारी, किसी को बताओ, सच्ची बताओ, कोई पूछ रहा है। जिनकी थोड़ी बहुत पूछ शर्म हो सकती थी वो चले गए विदेश। अब प्रभारी, भारी, आप उनको कोई चिट्ठी दे दो, अंतर्राष्ट्रीय महासचिव बता दो कांग्रेस का, कोई पूछ रहा है बात, उनको सबको जो जाते हैं। जहां जहां चरण पड़े संतन के तांता बंटा ढार। आपको भी बधाई, आपका भी मनोबल अच्छा है। हमने पंजाब में यही सुना, एग्जैक्ट शब्द यही थे। अमिताभ जी बिल्कुल निश्चिंत रहिए, शीर्ष नेतृत्व ने संज्ञान ले लिया है। शीर्ष नेतृत्व का संज्ञान लेने का मतलब ऐसा होता है जैसे शुक्राचार्य ने संजीवनी दे दी हो किसी को। अरे नेतृत्व क्या है भाई, कितना भी संज्ञान लेते रहो उससे क्या फर्क पड़ा। जमीन पर जो होना था हो गया, गई भैंस पानी में। अमरिंदर भी गए, चन्नी भी गए, डूब गई कश्ती। हमने मध्य प्रदेश में भी ये सुना, अमिताभ जी कोई भाजपा का दुष्प्रचार है, आला कमान ने संज्ञान ले लिया है। ऐसा लगता है कि आला कमान ने संज्ञान ले लिया है, ऐसे कहा जाता है कि लगता है कि ब्रह्मास्त्र निकाल लिया है अब आला कमान ने। हुआ क्या, कमलनाथ जी की सरकार चली गई। तो मालिक पुराने उदाहरण देख के अंदाज लगेगा ना कि आप कहीं बात पर कितना वजन है। हमें ओम प्रकाश राजभर इसीलिए ठीक लगता है, कम से कम उनकी पार्टी छोटी है बड़ी है छोड़ो, जूझ तो रहे हैं, जूझ तो रहे हैं। लंदन और कतर और पतर तो नहीं जाते, लखनऊ से लेके और गाजीपुर बलिया तक इतने तक रहते हैं। राजनीति तो ऐसे होगी मित्र। वही मसला, बार बार आपका मकान आक्रमण का शिकार हो रहा है और जो मालिक मकान है वो गंभीर नहीं, या तो उसको ये पता है कि मैं रोक नहीं सकता इसलिए मौके से दूर रहूं। एक ये भी भाव होता है कि भाई जब मैं रोक ही नहीं सकता तो मौके पर जाके अपमानित क्यों हो। मैं एक बात कहूंगा, मैंने जो 2 उदाहरण दिए थे वो दोनों दिशाओं के सर्वोच्च प्रतिमान थे, उसके बाद कुछ कहने को नहीं रह जाता। फखरुद्दीन साहब जैसा राष्ट्रपति भूतो न भविष्यति, क्या इंदिरा जी के यहाँ से धवन फोन कर देते थे तो वो खड़े होकर फोन रिसीव करते थे, उनकी आत्मा अल्लाह जन्नत बख्शे, क्या ये हाल था उनका, पता है त्रिपाठी जी क्या हाल। ये ज्ञानी बाबू का भी, ज्ञानी जैल सिंह का भी था, वो भी ये बयान देके बड़े चर्चित हुए थे कि इंदिरा जी कहेंगी तो मैं झाड़ू लगा दूंगा। लेकिन उनने कहा इंदिरा जी थी भाई, लड़के की रंगबाजी नहीं सहूंगा, भड़क गए। क्या आपको याद हो ना हो, के तिवारी थे बिहार के, हरीश जी को याद होगा, पुराने आदमी क्या। और मुझे ये भी जानकारी, पान खाते थे बेहतरीन, मगही, वो मसला सुलझा कैसे। मंगही पान खाते थे बेहतरीन और भव्य कुर्ता पहनते थे, बिल्कुल कलफ लगा है और कसा पजामा। उनकी वाण यहां पर बड़ा गजब का ताप था, ऐसी ऐसी बातें बोलते थे कि जिसके लिए बोले वो पागल हो जाए। वो ज्ञानी जैल सिंह के पीछे लग गए थे त्रिपाठी जी, क्या
ज्ञानी जैल सिंह ने पता कराया तो उन्होंने कहा कि ये हिज मास्टर्स वॉइस है, ये कंठ इस के तिवारी का है कि इसके पीछे राजीव है। उन्होंने राजीव गांधी को तलब कर लिया था, नेहरू जी के परिवार के लड़के को, इंदिरा जी के बेटे को, भारत के प्रधानमंत्री को। कहा था भाई मैं बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन इतनी मैंने गणित समझ ली, लोगों को बुला के, और कौन लोग उनको सलाह दे के आए थे आपको पता है? सरकार की बर्खास्तगी के कागज टाइप करा लिए थे ज्ञानी जैल सिंह ने, इसी संविधान का उल्लेख करते हुए। उन्होंने कहा इस अगर ये नहीं हटा के तिवारी तो सरकार चली जाएगी राजीव गांधी तुम्हारी। भागम भाग मची, जो हरीश जी करे मध्यस्थ दौड़े, बोले ना 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 पापा जी छोड़ो छोड़ो छोड़ो, तब जाके जान बची थी। राष्ट्रपति तो राष्ट्रपति ही करता नहीं है, सामान्यतः फखरुद्दीन जैसे ही रहते हैं लोग। क्या बोले हम गुड्डू बोल रहे हैं, बोले हाँ भैया बोलो, बोलो साहब ने कहा दस्तखत कर दो, बोले ठीक है ले आओ कागज, या हम ही आ जाए बाहर। सामान्यतः ऐसा रहता है, लेकिन कई बार ज्ञानी जैल सिंह भी हो सकते हैं। रबर स्टैंप की बात आई, उस पर मुझे एक बात याद आ गई। आज के दौर में ये बात किसी के लिए मत कहना भैया रबर स्टैंप, जाने कब कहां से कौन एक नाथ शिंदे प्रकट हो जाए, क्या करिएगा? यहां जितने लोग बैठे उनमें शायद ही किसी ने ऐसा देखा हो। मुझे वो प्रिविलेज मिला एक पत्रकार के नाते। अनंत गीते मंत्री थे के वाजपेयी की सरकार में कैबिनेट के, मैं उनके पास बैठा, सुन लो मेहंदी साहब, ठीक, मातोश्री से फोन आया बाला साहब का, क्या वो पंखा बंद करा दिया, कुर्सी से खड़े हो गए तब रिसीव किए फोन, बोले जय महाराज साहब। तो मैंने कहा वो तो देख थोड़ी नहीं रहे थे, बोले नहीं भैया, क्या उस पार्टी में एक नाथ शिंदे हो गया, क्या करिएगा? क्या कांग्रेस में भी यही था, जलवा जलाल, मैंने देखा वो दौर। क्या कांग्रेस में बीसियों हो गए, आपके यहां भी रहा वो दौर। जब इम्यूनिटी कम हो जाती है तो छोटी खांसी जुकाम भी आदमी को मुश्किल में डाल देते हैं। राजनीतिक इम्यूनिटी कम हो जाएगी तो कौन रबर स्टैंप, किसका रबर स्टैंप भाई? बेटा तो किसी की सुनता नहीं, चाचा मामा सब अलग खड़े हो जाते हैं। राजनीति इसमें कौन किसकी सुन रहा? आप बताओ ना ना ना, रबर स्टैंप कोई नहीं। हाँ परिस्थितियां रबर स्टैंप बना दें अलग बात है। और दूसरी बात मैं कहूंगा, हम लोग कई बार अति आशावादी हो जाते हैं या गैर व्यवहारिक बात करते हैं। भारत में राष्ट्रपति को कौन चुनता है? पॉलिटिकल मेजॉरिटी, पार्लियामेंट्री में विधायिका का बहुमत चुनता है राष्ट्रपति को, ठीक। सब राष्ट्रपति कहेगा जी मैं तो लठ लेके चुनाव लड़ूंगा और सबके लठ दूंगा, क्या? तो क्यों चुनेंगे? ये तो सामान्य समझ की बात है भाई, व्यवहारिक बात ये है। कहने को मैं भी बोल सकता हूं। गवर्नर बनते हैं, नेहरू जी ने बनाए गवर्नर, इंदिरा जी ने बनाए, मुरारजी भाई ने बनाए, अब मोदी जी बना रहे, अटल जी ने बनाए, नरसिंह राव ने बनाए। अपने दुश्मनों ना देंगे गवर्नर कि गवर्नर बन के हमको गाली दो। फिर भी कई बार गलती हो जाती है। एक गलती हरीश जी की पार्टी से हो गई, इनको बाद में समझ में आया, लेकिन उनको भी कैरी कर रहे हैं ना मेघालय वाले। मेघालय वाले भाई साहब सतपाल मलिक जी, इसलिए ये तर्क ठीक नहीं। हां इतना जरूर है, विपक्ष को मसला ये नहीं कि राष्ट्रपति चुनाव का परिणाम क्या आएगा। मेरे ख्याल से मजाक में मेहंदी साहब ने भी कहा होगा बहस को जीवंत बनाने के लिए कि यशवंत सिन्हा जी जीत सकते हैं, ठीक है, वो सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है। लेकिन राष्ट्रपति चुनाव आ जाएगा, आज है कल निपट जाएगा। मैं ये कह रहा हूं, राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को ईडी का नोटिस हो तो कांग्रेस केवल सड़क पे उतरेगी। सिलेंडर का दाम बढ़ जाए तो जेल भरो आंदोलन नहीं करेगी। फिर कहती कि जी हमारी तो लुटिया डूब रही। अरे लुटिया नहीं, रस्सी भी डूब जाएगी लोटा के साथ। क्यों बचेगी? क्यों बचेगी? मायावती जी शिकायत करें कि भाजपा ने ऐसा किया, हमारी पूरी पार्टी छिन्न भिन्न हो गई, तो उनकी शिकायत में क्या दम? आप कभी निकली नहीं? बोले हम निकले कभी नहीं, तो ठीक है,
समाजवादी पार्टी, कितने आंदोलन हैं किए, कितनी बार आप सड़क पर निकले, उत्तर प्रदेश भर की जेलें भर दी, चक्का जाम कर दिया, कब? नहीं ना। आप भी ट्विटर पर खेल रहे हो। मसला यहां पर है। मेरी बात बुरी लगेगी कांग्रेस को, लेकिन कांग्रेस अगर पुराना ही इतिहास पढ़ के देख ले, इंदिरा गांधी कैसे पार्टी चलाती थी, कैसे सरकार चलाती थी, सरकार छोड़िए पार्टी कैसे चलाती थी वही देख लीजिए। वहां से तो देख सकते हो ना। छोड़िए मोदी कैसे पार्टी चला रहे, इंदिरा जी कैसे चलाती थी वही देख लीजिए, और मुलायम सिंह जी पार्टी कैसे चलाते थे वही देख लीजिए, और काशी राम जी कैसे चलाते थे मैंने देखा है। क्या कोई साम्यता है मायावती जी और काशीराम जी के राजनीतिक शैली में? 1% साम्यता नहीं है। काशीराम पार्टी मुख्यालय में या घर में दिन भर में कम से कम 1000 आदमी से मिलते थे, दरवाजा खुला रहता था। मुलायम सिंह जी तो अभी तक कहते रहे कि जब तक 2-3 हजार आदमी से आदमी ना मिले क्या नेता बनेगा। ये गलत बात है क्या? यह कोई आक्षेप की बात नहीं। और अगर कांग्रेस राहुल गांधी का विदेश जाना इस अवसर पर भी जस्टिफाई करने को कूदे तो कांग्रेस की विजडम को प्रणाम ही किया जा सकता है केवल। इससे बुरा वक्त कोई आएगा? मुलतवी कर दीजिए 2-4-5 साल के लिए सब यात्राएं, टूर, एडवेंचर कैंप, सब नहीं कर सकते आप ना। राजनीति 365 दिन 24 घंटे का काम है। ये ना फ्रेंचाइजी बिजनेस है ना पार्ट टाइम जॉब है। सोशल मीडिया अच्छी है, इसका उपयोग है, लेकिन केवल इसके सहारे रहेंगे तो फिर वायरस आ जाएगा पार्टी में, और राजनीतिक वायरस आ जाए पार्टी में ऐसा अशिथिलता का, तो उसकी वैक्सीन आसानी से नहीं मिलती। सोचना चाहिए कांग्रेस को, तो खासतौर पर सोचना चाहिए। सबसे बड़े विपक्षी दल आज भी वो है, उस नाते उसके साथी कहां हैं, कहां जा रहे हैं? राजस्थान संकट में है, वह सचिन पायलट और गहलोत जी के बीच में संघर्ष चल रहा है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल और सिंहदेव के बीच में है। ये संघर्ष तो जगजाहिर संघर्ष है। हर 2 महीने बाद हम राजस्थान में सुनते हैं कि आला कमान ने कह दिया बदलाव करेंगे। गहलोत जी खूंटा गाड़ के बैठ के बोले बदलाव कैसे कर दोगे? आप बहुत मजबूत हो तो भी ऐसी घटनाएं पार्टी को नुकसान पहुंचाती हैं, और जब आप कमजोर हो, जैसे लोग कहते शुगर हो त्रिपाठी जी, तो छोटा सा कट भी नहीं लगना चाहिए। क्या? जख्म भरता नहीं है। अगर मधुमेह हो, कांग्रेस को सोचना चाहिए, उसको छोटे छोटे डेंट भी ज्यादा नुकसान करेंगे। मैं कभी इस पक्ष में नहीं कि लोकतंत्र में विपक्ष मुक्त परिस्थिति बने, वो देश के लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन विपक्ष को कोई अपने आप खड़ा भी नहीं रख सकता। विपक्ष को खुद खड़ा होना सीखना होगा, जनता के लिए लड़ना सीखना होगा, तब आप जनता का भरोसा पाएंगे।